किसी भी नेशन स्टेट एम्पायर या प्रिंसिपैलिटी के मेजर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को शेप करने में फिजिकल या ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि टेराइन, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, क्लाइमेट एक्सेट्रा का कितना बड़ा रोल रहता है। देशों के लीडर्स क्या इन सब फैक्टर्स के इंडिपेंडेंटली जाके अपने डिसीजंस को ले पाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस कॉन्स्ट्रेन्ड रहते हैं या लिमिटेड रहते हैं बाय दीज ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर्स। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं ये इंटरेस्टिंग बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट एंड फील्ड रिपोर्टर है ये, और अमेरिका के कई सारे इंपॉर्टेंट मिशंस में ये अटैच थे और ग्राउंड में रह के इन्होंने उन सारे ऑपरेशंस की फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग भी की है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस में वो इस बुक को लिखते हैं। ये बुक द एस्पेक्ट ऑफ नॉन ह्यूमन एजेंसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिपिक्ट करता है। जहां हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट या एक्टर ह्यूमन बींग्स होते हैं, वही ये बुक कोशिश करता है इस चीज को दर्शाने का कि नॉन ह्यूमन एक्टर्स जैसे कि फिजिकल फीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल डिसीजंस को शेप करने में रहता है। ये बुक कहता है कि लीडर्स और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो टू ए ग्रेट एक्सटेंट कन्फाइंड एंड कॉन्स्ट्रेंड रहता है बाय फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। ये बात सही है कि ओवर द टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं जिससे डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ है, बट एंड ऑफ द डे फिजिकल फीचर्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग। ये बुक वर्ल्ड के 10 ज्योग्राफिकल एरियाज से एग्जांपल्स को उठाकर लाता है और अपने आर्गुमेंट्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। मैं इस बुक के 3 मेजर आर्गुमेंट्स को तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टेरेन। ये बुक कहता है कि किसी भी देश के जियोपॉलिटिकल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजंस जो हैं वहां के टेरेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये बुक कहता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आते जाते रहता है और लीडर चेंज होते रहते हैं, बट ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोल्ड एरिया का कंट्री है तो चाहे लीडर उस देश में कोई भी आए, बट एक जो फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट रहना है कि वार्म वाटर पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखना है या ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखना है, ये सारी चीजें हमेशा परमानेंट होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट इस बुक का जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर में। ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे कॉलोनियल रूलर्स जिन जिन जगहों पे पहुंचे थे वर्ल्ड के, उन जगहों की जो बॉर्डर मेकिंग कोई प्रोसेस को किया गया, वो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करता था फिजिकल रियलिटीज ऑफ द ग्राउंड। कहीं सेंट्रल लोकेशन पे एक जगह बैठ के कुछ अफसरों ने एक लाइन खींच दिया था दो देशों के बीच, जो कि बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता था फिजिकल फीचर्स या रियलिटीज ऑफ द ग्राउंड जो एग्जिस्ट करता है। और ऑथर कहता है कि इसी के चलते जो है आज भी बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल रीजन्स में देशों के बीच बॉर्डर्स एंड टेरिटोरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बारे में बताते हैं। अगर तुम लोग भी इन जगहों के मैप्स को उठा के देखोगे तो कई कंट्रीज के बीच के बॉर्डर्स जो है तुम्हें दिखेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में स्क्वायर शेप में बॉर्डर्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। और कहता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड जो कि और भी चीजों को शेप करता है उसको बिना कंसिडर किए बनाए गए लाइंस थे, और इन्हीं लाइंस को ये ऑथर कॉलोनियल एक्सीडेंट्स कहते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आज भी चल रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो इस बुक में दिया जाता है, दैट इज द री एमर्जेंस ऑफ ज्योग्राफी। ऑथर कहता है कि डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, डिस्पाइट प्रोग्रेस इन कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट फैसिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ज्योग्राफी का रेलेवेंस जो है वो कम नहीं हुआ है। शायद ऐसा हुआ है कि हम ज्योग्राफी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं या ज्योग्राफी एज ए लेंस टू सेटल इंटरनेशनल टेरिटरी एंड बॉर्डर्स हम नहीं लेते हैं, बट कहता है कि बैक ऑफ द माइंड एंड ऑफ द डे ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वंस अगेन री इमर्ज कर रहे हैं और ज्योग्राफिकल फीचर्स को डिनाई करके उनको ओवरलुक करके जो है कभी भी टेरिटोरियल सेटलमेंट्स या अरेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनके दिमाग में इस बुक को लिखने का आइडिया तब आया जब वो अफगानिस्तान में पोस्ट 9/11 अमेरिकन जो तालिबान और अल कायदा पे अटैक करने के जो मिशंस थे उस पे जब ये ऑथर वहां डायरेक्टली ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त उनके दिमाग में ये आइडिया आया। ऑथर बताता है कि अमेरिका उस वक्त ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड थे और अमेरिका के जो एडवांस्ड बॉम्बर्स एंड एयरक्राफ्ट थे वो बुरी तरीके से बॉम्बार्ड कर रहे थे तालिबान एंड अल कायदा के जितने भी टारगेट्स थे और स्पेस बना रहे थे ग्राउंड मूवमेंट के आगे प्रोग्रेस करने का टुवर्ड्स काबुल। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इतना एडवांस था कि बिल्कुल सीजलेसली ये सारे अटैक्स हो रहे थे और बहुत फास्ट इन अटैक्स को कंप्लीट करने का मिशन था। बट अचानक से कहते हैं वो एक दिन एक बहुत मेजर सैंड स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म उस एरिया में आता है, क्योंकि वो कंप्लीट रेगिस्तान का एरिया है, और कहते हैं इसके चलते इतना ज्यादा डस्ट स्प्रेड हो जाता है पूरे तरफ कि अमेरिका के जितने भी एडवांस्ड हाईटेक सैटेलाइट्स हैं, हाईटेक रडार टेक्नोलॉजी है, वो सारी ही चीजें फेल हो जाती है और अटैक को इन्हें कंपल्सरीली रोकना पड़ता है कुछ समय के लिए। ये कहते हैं कि जिसके चलते इस मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत डिले हो रहा था। तो इस इंस्टेंस से ऑथर कहते हैं कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया था कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बावजूद भी लीडर्स में इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर और मिलिट्री लीडर्स इन जनरल्स में इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के बावजूद भी जो है मजबूर हो गया था अमेरिका जैसा देश अपने मिशन को कुछ टाइम के लिए स्टॉल करने के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल टेराइन्स जो है डिसीजन मेकिंग में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि उसके बाद आगे चल के ऑथर 10 स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड को उठाते हैं और उनको स्पेसिफिक
साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और इस चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि इन सारे ही रीजन्स में लीडर्स ने जो भी डिसीजंस लिया है, ये सारे ही लीडर्स और इनके डिसीजंस क्या रहे हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल ऑथर उठाता है रशिया और कहता है कि रशिया का जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है, जो जियोपॉलिटिकल कांस्टेंट कहां से इमर्ज होता है, वो इमर्ज होता है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लैट प्लेन एरिया टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट। ऑथर कहते हैं कि क्योंकि कोई फिजिकल बैरियर नहीं है और नॉर्दर्न हमेशा ही ये पॉसिबिलिटी रही है कि रशिया पे यूरोपियन कोई ना कोई इन्वेड कर सकता है, इसी के चलते रशिया का टाइम टू टाइम जो अपना पॉलिसी है वो शेप होता रहा है। और अगर इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल को आगे मैं और लेकर जाना चाहूँ तो हमें दिखता भी है कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाजी जर्मनी ने भी जो है इस प्लेन फ्लैटलैंड का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी और रशिया पे अटैक करना चाहा था। और इसी के चलते ऑथर कहता है कि रशिया की पॉलिसी जो है हमेशा से इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल कांस्टेंट के बेसिस पे ही रहा है। हमेशा से रशिया इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न रहता है कि मुझे वेस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया में अपने टेरिटरीज को एक्सपांड करते जाना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बफर एरिया को अपने अंदर रख पाऊं और उनका जो कोर ज्योग्राफिकल एरिया है उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया जा पाए फ्रॉम द इन्वेडर्स कमिंग फ्रॉम यूरोपियन साइड। एक और कांस्टेंट की ऑथर बात करते हैं कि इस ज्योग्राफिकल रियलिटी की वजह से रशिया का जो एक्सेस है टू सेफ एंड वार्म वाटर पोर्ट्स वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उनके अपने टेरिटरी से सटे हुए इस तरह के कोई वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है और इनके जितने भी नॉर्दर्न पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा ठंड रीजन में होने की वजह से जो है फ्रीज हो जाते हैं। इसी के चलते ऑथर कहते हैं कि रशिया को एक्सपांड करना पड़ा टुवर्ड्स क्रीमिया, क्रीमिया को टेक ओवर करना पड़ा क्योंकि क्रीमियन जो पोर्ट्स हैं वो रशिया के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ऑथर रशिया के केस स्टडी को लेकर कहना चाहते हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल रियलिटीज की वजह से जो है रशिया एक पर्टिकुलर तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बिहेव करता है और चाहे कोई भी लीडर आया रशिया का ये बिहेवियर जो है ये रहने वाला है। ये मैं नहीं कहता हूं, टिम मार्शल अपने बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में कहते हैं। इसके क्रिटिसिज्म्स भी हैं, इसके चैलेंजेस भी हैं, बट मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि आई एम नॉट डूइंग ए रिव्यू ऑफ द बुक, आई एम जस्ट गिविंग ए प्लेन समरी ऑफ द बुक। नेक्स्ट वो केस उठाते हैं चाइना का। चाइना के केस में वो कहते हैं कि चाइना को एडवांटेज है एक नेचुरल बैरियर का। चाइना जो है ऑथर कहता है कि नेचुरली जो है आइसोलेटेड है और सराउंडेड है बाय द हिमालयाज, बाय द जंगल्स इन द सदर्न एरिया, बाय द ग्रेट डेजर्ट्स इन द वेस्टर्न एरिया, जिसके चलते चाइना एक अलग यूनिक तरीके में बिहेव करता है और चाइना की पॉलिसीज जो है इस जियोपॉलिटिकल रियलिटीज से शेप होता है। चाइना तिब्बत के ऊपर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश किए रखता है क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है कि जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं वहां से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं ताकि उनके ऊपर उनका एक कंट्रोल रह पाए जियोपॉलिटिकली। सिमिलरली वो कहते हैं कि क्योंकि चाइना का डायरेक्ट एक्सेस जो वाटर बॉडी या ओशन के तरफ जो डायरेक्ट एक्सेस है वो डायरेक्ट एक्सेस कई बार जो है रिस्ट्रिक्ट होता है बाय द अदर कंट्रीज दैट आर एग्जिस्टिंग, जापान, ताइवान एंड फिलीपींस, और ये तीनों ही कंट्री जो है यूएसए के बहुत खास एलाइज हैं, जिसके चलते चाइना एक एग्रेसिव पॉलिसी का हमेशा इस्तेमाल करता है साउथ चाइना सी में। अपने नए नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स, अपने नए नए आइलैंड प्रोजेक्ट्स को वो एस्टेब्लिश करना चाहता है इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल डायलेमा को एड्रेस करने के लिए। वंस अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिम मार्शल अपने बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में कह रहे हैं। इनके क्रिटिसिज्म्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग एन एनालिसिस, आई एम नॉट डूइंग ए रिव्यू ऑफ दिस बुक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द समरी ऑफ व्हाटएवर द ऑथर हैज सेड इन दिस बुक। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर अपने बुक के इंट्रोडक्शन में भी मेंशन करते हैं अबाउट इंडिया एंड चाइना। वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना जो कि बहुत ही मेजर कंट्रीज है आज के डेट में, कंपैरेटिवली भले ही कुछ डिफरेंसेस रहते हो, पर दोनों ही कंट्रीज जो है बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं और एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बॉर्डर टेरिटोरियल लेवल पे ये दोनों ही कंट्रीज शेयर करते हैं और दोनों ही जो है बॉर्डर्स को कंफ्लिक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी जो है ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हुए ऐसे आउटराइट फुल फ्लेजेड वार में लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। सिर्फ 1962 में ही एक वार हुआ था, उसके बाद जितने भी है वो स्कर्मिशेस हुए हैं इनके बीच। कई बार पीएलए जो है कहीं ना कहीं कोई कैंप एस्टेब्लिश कर देते हैं, पेट्रोलिंग को लेकर थोड़ी बहुत झगड़े हो जाते हैं, मुक्केबाजी हो जाती है, पत्थर मारना होता है या डंडे या स्टिक चलाना होता है बॉर्डर पे। क्यों ऐसा नहीं है कि एक फुल फ्लेजेड मेजर वार जो है इन दोनों देशों के बीच कभी नहीं होता है, या फिर चाइना इतना एडवांस या डेवलप होने के बावजूद भी क्यों अपने सारे टैंक्स को ले आके एक बार क्रॉस नहीं कर जाता है जैसे कि पाकिस्तान ने कई बार कोशिश किया था। तो ऑथर कहता है कि इसके पीछे भी एक जियोग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। हिमालयाज के हाइट के वजह से, हिमालयाज के डिफिकल्ट टेराइन की वजह से ये हमेशा डिफिकल्ट रहता है एक मेजर मिलिट्री कॉलम को आगे मार्च करना, चाहे कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया हो। ऑथर कहता है कि ये कांस्टेंट हमेशा से रहने वाला है, द कांस्टेंट ऑफ स्नोई वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी वेदर, इन सारी चीजों का जो कांस्टेंट है। इसके चलते वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना जो है अन्य विभिन्न रीजन्स में विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर अपने फॉरेन पॉलिसी एंकरिंग करते हैं, बट इस तरह से बॉर्डर वार्स के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। ऐसे चलते चलते ऑथर बहुत सारे केस स्टडीज और बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हम लोगों को अपने आर्गुमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी वो कहते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, दोनों तरफ इसके ओशंस हैं, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से ये पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स से सेक्लूडेड है, जिसके चलते इसको हमेशा मौका मिला है, एक माइलेज मिला है अपने ही अंदर ग्रो करने का। और इसके जो नेबर्स है वो कुछ बहुत ज्यादा
ज्यादा हार्मफुल या बहुत ज्यादा शैतान नेबर्स इसको नहीं मिले हैं लकीली। कनाडा भी बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला देश नहीं है। मैक्सिको भी इस तरह से स्टेट लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला देश नहीं है। प्लस इनके जो इंटरनल रिवर्स या इंटरनल वाटरवेज का जो कनेक्टिविटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इसके चलते वो कहता है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज यूएसए को मिला है और एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि यूएसए हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो वंस अगेन ऑथर रिड्यूस करता है, ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म का यूज करता है और कहता है कि ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर्स एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ही है जिसने अमेरिका को भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया है। ऑथर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी एक डेडिकेटेड चैप्टर रखते हैं इस बुक में, जिसपे वो कहते हैं कि जिस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इस रीजन में है, जो भी राइपेरियन इकोसिस्टम है यानी कि रिवर्स का जो फ्लो है, रिवर्स का जो डायरेक्शन है इस एरिया में, उसके चलते वो कहते हैं कि एक परपेचुअल सेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है इन दोनों देशों के बीच एग्जिस्ट करता है और एक सेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एंजाइटी इन दोनों देशों के बीच परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। इन सारी चीजों के लिए ऑथर रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड करते हैं टू द कॉलोनियल प्रोसेस ऑफ बॉर्डर मेकिंग इन दिस रीजन, कि जिस हैस्टिली जल्दबाजी में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को बनाए गए थे, जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया था ब्रिटिश के इंडिया को छोड़ के जाते वक्त, उसका वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है इन दोनों देशों के जो आज भी चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट उस पर। इसी इंडिया पाकिस्तान और साउथ एशिया के कैलकुलेशन में वो थोड़ी सी चाइना की भी बात करते हैं, जिसपे वो कहते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, कि चाइना और इंडिया के बीच उनकी एक नेचुरल हिमालयन बैरियर है, जिसके चलते ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और लॉजिस्टिकली मुश्किल होता है चाइना के लिए टू मूव लार्ज कॉलम्स ऑफ मिलिट्री टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास। इसीलिए वो करते हैं कि इंडिया को एनसर्कल करने की शायद कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाए रखने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में पोर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं जहां से उनको डायरेक्ट एक्सेस इंडियन ओशन को मिल सके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा ऑथर काफी डिटेल में अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, मिडिल ईस्ट के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न यूरोप के बारे में बात करते हैं, जापान एंड कोरिया के बारे में बात करते हैं। अलग अलग चैप्टर्स इन सारे ही सेक्शंस के लिए बनाए हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा है, 10 ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए वो 10 चैप्टर्स रखते हैं। सारी चीजें मैं बताऊंगा तो तुम क्या ही पढ़ोगे, जाके बुक को इसीलिए एंगेज कर सकते हो और इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी जिस अपने रिसर्च के रिगार्डिंग तुम्हें जो भी एरिया सुइटेबल लगे, अगर तुम मिडिल ईस्ट में इंटरेस्टेड हो तो मिडिल ईस्ट के चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो, अगर तुम इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में इंटरेस्टेड हो तो उन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें यूरोपियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तुम उस चैप्टर को एंगेज कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बुक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स ऑथर ने बताए हैं जिसको मैं वर्बेटिम तुम लोगों के सामने कोट करना चाहूंगा, जिसको तुम लोग लिख कर रख सकते हो, स्लो करके पॉज करके इन स्टेटमेंट्स को लिख कर रख सकते हो और आगे आने वाले वक्त में अपनी रिसर्च में कहीं ना कहीं जहां सुइटेबल लगे तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। मिडिल ईस्ट रीजन के लिए ऑथर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं जो कि बुक के मिडिल ईस्ट वाले चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगा। वो मैं एग्जैक्टली तुम लोगों के सामने रीड कर देता हूं और फिर हिंदी में उसका मीनिंग भी तुम लोगों को समझा दूंगा। ऑथर कहते हैं, द यूरोपियंस यूज्ड इंक टू ड्रॉ लाइंस ऑन मैप्स। दे वर लाइंस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट आर्टिफिशियल बॉर्डर्स द वर्ल्ड हैज सीन। एन अटेम्प्ट इज नाउ बीइंग मेड टू रीड्रॉ देम इन ब्लड। बहुत ही वंडरफुल स्टेटमेंट उन्होंने कहा है। इससे वो दर्शाना चाहते हैं द कॉलोनियल एक्सीडेंट ऑफ बॉर्डर मेकिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड। वो बताना चाहते हैं कि जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इन रीजन्स में आए थे और यहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबिलिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इन लोगों ने छोटे छोटे सेक्शंस में इन सारे एरियाज को डिवाइड करना शुरू किया था और उस वक्त उन्होंने इन सब ग्रुप्स को, इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया था तो जो ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल रियलिटीज या फिर जो कल्चरल रियलिटीज ऑफ द ग्राउंड है उसको कभी भी देखने की कोशिश नहीं करी थी। एक पर्टिकुलर लोकेशन में बैठ के, एक सिटी के अंदर बैठ के वो सिर्फ एक मैप को देखते थे और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लाइंस को ड्रॉ करते थे। यही ये ऑथर कहते हैं कि इनिशियली जब इन बॉर्डर्स को यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने बनाया था तो ऑन पेपर इंक से, स्याही से कागज के ऊपर ये लाइंस बनाए गए थे, बट ये लाइन इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, इतने ज्यादा अनमैनेजेबल थे कि जब तक ये कॉलोनाइजर्स थे तब तक तो अपने फोर्स से, अपने पावर से इन लाइंस को, इन डिविजन्स को मेंटेन करते रहते थे। बट जैसे ही कॉलोनाइजर्स इन जगहों को छोड़कर जाना शुरू करते हैं तो इन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सेप्टेबल एंड इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन या बॉर्डर्स दैट वर क्रिएटेड। और वो कहते हैं यही जो एक वक्त स्याही से कागज पे बॉर्डर्स बनाए गए थे, आज उन बॉर्डर्स को रीड्रॉ करने की कोशिश करी जाती है, रीनेगोशिएट करने की कोशिश करी जाती है खून से। ठीक है, तो स्याही से शुरू हुआ था ये सफर और आज खून से, ब्लड से जो है, ब्लडशेड से जो है ये बॉर्डर्स नेगोशिएट या रीनेगोशिएट करने की कोशिश करी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मिडिल ईस्ट वाले चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही तुम्हें ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मुझे लगता है चाइना वाले चैप्टर में। चाइना का जो इंटेंट है, चाइना का जो डिटर्मिनेशन है और चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल है उसके बारे में ये स्टेटमेंट दर्शाता है। चलो मैं पढ़ के तुम लोगों को डायरेक्टली सुनाता हूँ। इट इज लॉन्ग सेड टू बी इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए रेलवे थ्रू द permafrost, the mountains and the valleys of Tibet. Europe's best engineers who had cut through the Alps said it could not be done. As late as 1988, the travel writer Paul Theroux wrote in his book Riding the Iron Rooster, the Kunlun
रेंज इज ए गारंटी दैट द रेलवे विल नेवर गेट टू लासा। तिब्बत की बात हो रही है। द कुनलुन सेपरेटेड सिनशियांग प्रोविंस फ्रॉम तिब्बत, फॉर व्हिच थोरियो गेव थैंक्स। दैट इज प्रोबेबली ए गुड थिंग। आई थॉट आई लाइक्ड रेलवेज until I saw Tibet, and then I realized that I liked wilderness much more. But the Chinese built it. Perhaps only they could have done. The line into the Tibetan capital Lhasa was opened in 2006 by the then Chinese President Hu Jintao. Now passenger and goods train arrive from as far as Shanghai and Beijing 4 times a day every day. तो ये स्टेटमेंट तिब्बत एंड सिंचियांग का जो हाई ऑल्टीट्यूड पे एक डिफिकल्ट टेराइन है, उस टेराइन पे चाइनीज आर्किटेक्चरल मार्वल एंड बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन के बारे में दर्शाता है। ये कहता है कि इनिशियली यूरोप के जितने भी टॉप इंजीनियर्स थे जिन्होंने यूरोप में रेलवे लाइंस को बिछाने का काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, एल्प्स माउंटेन रेंजेस के थ्रू भी रेलवे लाइंस बनाने की कोशिश की, उन सारे आर्किटेक्ट्स, उन सारे इंजीनियर्स को काफी समय तक लगता था कि ये इम्पॉसिबल है तिब्बत और सिंचियांग रीजन्स में रेलवे लाइन बना पाना। उनको लगता था कि एज लॉन्ग एज दिस हाई ऑल्टीट्यूड कुनलुन माउंटेन रेंज इज एग्जिस्टिंग, रेलवे लाइन तिब्बत तक पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होगा। जो तिब्बत का कैपिटल है लासा, वहां तक शायद रेलवे कभी नहीं पहुंच पाएगा। एज लेट एज 1988 तक भी जो है ऑथर एक दूसरे सोर्स को रेफर करते हैं, एक दूसरे राइटर को रेफर करते हैं जिन्होंने एक बुक लिखा था चाइना के ऊपर, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग, जिसपे उन्होंने कहा था कि 1988 तक भी ये इम्पॉसिबल लग रहा है। और हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है कि 2006 तक जाते जाते जो है हमें दिखता है कि चाइना ने जो है रेलवे लाइंस एस्टैब्लिश कर दिए थे और अब रेगुलर गुड्स ट्रेन एज वेल एज पैसेंजर ट्रेन रन हो रहे हैं फ्रॉम शंघाई एंड फ्रॉम बीजिंग टू लासा यानी कि तिब्बत। तो ये मुझे स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगा, जहां एक तरफ ऑथर कह रहे थे कि ज्योग्राफी इज ए बैरियर, ज्योग्राफी को ट्रांसग्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, वहीं ये ऑथर ये भी कहते हैं कि चाइना जैसे देशों ने जो है ज्योग्राफी को बहुत जल्द जो है ओवरटेक कर दिया है, ज्योग्राफी के जो भी एडवर्सिटीज हैं उसको बहुत जल्द उन्होंने ओवरपावर कर दिया। और इन सब चीजों के न्यूज भी बहुत आते हैं कि चाइना जो है पूरे ट्रांस हिमालयन नेटवर्क को अपना एस्टैब्लिश कर रहा है, रेलवे लाइंस, रोड, सारी चीजें बना रहे। तो उन सारे रेस्पेक्ट को देखते हुए ये बुक कब तक रेलिवेंट रहेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बट वंस अगेन आई एम सेइंग, ये एक रिव्यू या एनालिसिस वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक समरी वीडियो है। तो जो भी ऑथर ने अपने बुक में कहा है उन्हीं चीजों को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है तुम लोगों के सामने, उन्हीं चीजों का जो है समरी तुम लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, यार दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले मंडे एक नया बुक लेकर तुम लोगों के सामने आऊंगा। ऑल द बेस्ट।